ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम। ये इनकम टैक्स का है फाइनल में। तो पहला है ये, मैं क्वेश्चन में आपको ब्रीफ में बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। मिस्टर ई जो वाइफ है, मिसिस ई जो वाइफ है एफ की, वो पार्टनर है, फर्म की पार्टनर है, और उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है 2021 में 5 लाख, जिसमें से 3 लाख क्या था उसने अपने लगाए थे और 2 लाख उसने अब गिफ्ट मिला था उसके हस्बैंड से, ठीक है। और फर्दर अब उसे फिर से कैपिटल चाहिए फर्म को, तो उसने इन्वेस्ट करे 2 लाख 1,5,21 को, जिसमें से गिफ्ट करे हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने 2 लाख चाहिए और इतना, उसके हस्बैंड ने उसको 2 लाख गिफ्ट करे। तो फर्म ने पेड करा इंटरेस्ट 80,000 का एंड शेयर 60,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब मुझे बताना है कि मिस्टर एफ जो हैं, मिस्टर एफ एज एप्लीकेबिलिटी टू द प्रोविजन ऑफ 64(1) क्या उसमें प्रोविजन लगता है, एंड द मैनर देयर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव रेफर ट्रांजेक्शन। अच्छा, 80,000 का इंटरेस्ट है, टोटल 80,000 का इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करूँगा, हाँ देखो, फर्म का प्रॉफिट तो एग्जाम तो होता है 10(2)A में, ठीक है। फर्म का प्रॉफिट से आपको जो शेयर मिला है वो एग्जाम है 10(2)A में, क्योंकि फर्म ऑलरेडी टैक्स दे देती है, तो इसलिए आपसे दोबारा टैक्स नहीं लिया जाता। और ये जो इंटरेस्ट मिला है 80,000 का, कितने पे मिला है, 5 लाख की कैपिटल पे मिला है, ऑलरेडी 5 लाख थे, 5 और 2 7 लाख पे, जिसमें से 3 लाख किसने लगाए हैं, 3 और 2 5 लाख तो उसके हस्बैंड ने लगाए हैं। तो इतनी 57,000 की इनकम क्लब कर देनी चाहिए उसके इसमें। क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट से अगर मैं और कुछ कमाता तो उसके में होता, अभी ये जो इंटरेस्ट मिला वो उसके में क्लब होगा। देखते हैं 64(1) क्या कहता है। जब हम कंप्यूट करते हैं टोटल इनकम इंडिविजुअल की, दे शैल बी इंक्लूडेड ऑल सच इनकम एज अराइजेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो भी उसको इनकम अराइज होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 टू द स्पाउस ऑफ सच इंडिविजुअल फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड, जो उसने ट्रांसफ़र करी थी डायरेक्टली और डायरेक्टली टू स्पाउस बाय सच इंडिविजुअल अदरवाइज देन एडुकेट कंसिडरेशन को छोड़ के, और इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने गिफ्ट करा अपनी वाइफ को कि मिसिस ई को कितने, और उसके बदले में उसने इन्वेस्ट कर दिया कितने, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और बाकी उसने अपने सोर्स लगाए थे। ये तो इन द गिवन केस था। एक्सप्लेनेशन 64(1) पे क्या है, क्लबिंग का पर्पस के लिए जो एसेट्स ट्रांसफर करिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय इंडिविजुअल अपनी स्पाउस को आर इन्वेस्टेड इन द नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एज अ पार्टनर इन अ फर्म, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट क्लब्ड हो जाएगा, अच्छा, तो देखो, तो जो 2 लाख थे, 5 लाख में से जिसने 7 लाख नहीं लिए उसको इग्नोर मार दिया, 80,000, तो 32,000 ये उसकी वाइफ की इनकम है, और बाकी ये 80,000 में से ये हस्बैंड की इनकम है, तो उसके में 48,000 क्लब होगी। प्रोपोर्शनल में करना है तो कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द वैल्यू ऑफ अफोर्सेड इन्वेस्टमेंट फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी कैपिटल में। तो इन व्यू ऑफ अबव, इस व्यू को देखते हुए इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मिसिस ई ने, जो मिसिस ई ने इंटरेस्ट रिसीव करा है फ्रॉम द फर्म, क्लब्ड होना चाहिए इन द टोटल इनकम ऑफ एक्सटेंट ऑफ 32। Mrs. A from the firm should be included in a total income of Mr. F to the extent 32,000, 2 लाख, तो 2 लाख तो ये बोल रहा 32,000 क्लब होगा। लेट मी चेक द शेयर ऑफ प्रॉफिट। इट इज अज्यूम दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड 12% पर एनम, ठीक है। एवं प्रोविजन इंटरेस्ट सेव करा है
जो इंटरेस्ट रिसीव करा मिसिस ए ने फ्रॉम द फर्म शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, वो इंक्लूड होगा टोटल इनकम में ऑफ मिस्टर एफ टू द एक्सटेंट ऑफ 32,000, 80,000 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख। जो मिसिस ई को इंटरेस्ट मिला है शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एफ, इंक्लूड होगा मिस्टर एफ की इनकम में टू द एक्सटेंट ऑफ 32,000। 32,000 क्यों होगा भाई? कि उसने तो 5 लाख दिए, 3 लाख दिए ना उसने, इसने बोला 5 लाख उसने कंट्रीब्यूट आउट ऑफ 3 लाख कंट्रीब्यूटेड हर ओन रिसोर्सेज। सॉरी उसने 3 लाख, सही है 80,000 इंटू 2 लाख तो उसी का ही है, डिवाइड बाई 5 लाख। 32,000 ही क्लब होगा, आंसर सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गलत पढ़ते हो तो दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, मयूर ने गिफ्ट करा अमाउंटिंग टू 5 लाख टू वाइफ ऑफ हिज ब्रदर। मैंने गिफ्ट करा नीलम को, है ना, मैंने गिफ्ट करा नीलम को 5 लाख रुपए, विच वॉज यूज बाय हर, उसने यूज़ करे फॉर द परचेज ऑफ हाउस ले लिया। एंड साइमल्टेनियसली साथ में ऑन द सेम डे मयूर के ब्रदर ने गिफ्ट कर दिया शेयर्स ओन बाय हिम इन अ फॉरेन कंपनी वर्थ 5 लाख टू हिज माइनर सन ऑफ मयूर। मतलब मयूर ने उसकी वाइफ को दिए थे 5 लाख, फिर मयूर के ब्रदर ने कि मेरे सन को दे दिए, मतलब मयूर के सन को दे दिए कितने, 5 लाख। ठीक है, वट विल द इम्पैक्ट ऑफ सच ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ बोथ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरीज। जो इसकी वाइफ की इनकम होगी वो ब्रदर के में क्लब्ड हो जाएगी, और जिसके सन की इनकम होगी वो उसके मयूर के में क्लब्ड हो जाएगी। दैट्स इट। क्रॉस ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, क्रॉस ट्रांसफ़र। इन द केस 5 लाख उसने दिए अपनी वाइफ को और 5 लाख उसने दिए अपने ब्रदर के सन को, तो दीज ट्रांसफ़र आर इन नेचर ऑफ क्रॉस ट्रांसफ़र। These transfer are in nature of cross transfer. ये क्या है, क्रॉस ट्रांसफर। अकॉर्डिंगली द इनकम जो होगी जो एसेट ट्रांसफर करी वुड बी एसेस्ड इन द हैंड्स ऑफ डीम्ड ट्रांसफरर। हम उसके ट्रांसफरर के हाथ में एसेस करेंगे, बिकॉज द ट्रांसफर आर इंटीमेटली connected from part of single transaction and each transfer contribute consideration for the other being mutual otherwise। ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस है CIT वर्सेस केशवजी मोरारी जी। CIT वर्सेस केशवजी मोरारी जी में एक केस हुआ था। क्या था? ये 2 ट्रांजैक्शन आर इंटरकनेक्टेड है। ये 2 ट्रांजैक्शन जो है, इसको भेज रहा है, इसको भेज रहा है, इंटरकनेक्टेड एंड पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ये एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। बाय वे ऑफ इट कैन बी सेड दैट ये सर्क्यूटियस मेथड है वॉज अडॉप्टेड अ डिवाइस इवेट टैक्स। आपने क्या अडॉप्ट किया है डिवाइस करने के लिए, टैक्स को छुपाने के लिए। द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजन वुड अट्रैक्टेड, आपका क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। डिवाइस टू इवेट टैक्स को छिपाने के लिए आपने क्या करा है, ट्रांजैक्शन करी है और क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली जो इनकम आई है वाइफ ऑफ मयूर्स ब्रदर फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ हिज ब्रदर। देखा, उसके ब्रदर में इंक्लूड होगी। एंड जो डिविडेंड मिलेगा
उसके बेटे को, मयूर के माइनर सन को, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मयूर। तो दिस इज बिकॉज मयूर एंड हिज ब्रदर आर indirect transfer of income yielding assets of their minor child and spouse respectively with the intention to reduce the burden। उनका इंटेंशन ही क्या था? रिड्यूस, बर्डन को रिड्यूस करना। however since husband brother and father's brother fall within the definition of relative, तो अंडर सेक्शन 56 to 10 hence the sum money and property respectively received, जो रिसीव करिए फ्रॉम दैम, इज एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ कंसर्न ट्रांसफरी। और ये एग्जाम्ड है क्योंकि रिलेटिव ने ट्रांसफ़र कराया तो एग्जाम्ड माना जाता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। समझ गए इसमें क्या हुआ? इसमें CIT वर्सेस केशवजी मुरारी जी। इसमें केस था कि भैया वो ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को टू इवेट टैक्स करने के लिए जो इनकम होगी इसकी, और वो टैक्सेबल हो जाएगी मयूर में, और इसमें क्या लग जाएगा? क्लबिंग का प्रोविज़न लग जाएगा। और जो इन्होंने एक दूसरे को ट्रांसफ़र करा वो एग्जेम्प्ट है बिकॉज ये रिलेटिव है और ये इसमें आ जाता है। तो मिस्टर अरुण है होल्ड कर रहे हैं शेयर्स कैरिंग 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दूँ। मिस्टर अरुण है जो होल्ड कर रहे हैं शेयर्स, ठीक है, शेयर्स होल्ड कर रहे हैं 50% वोटिंग इन MNO लिमिटेड में 60% हो 55% वोट कर रहे हैं। तो मिसिस अनामिका वाइफ ऑफ मिस्टर अरुण is working a computer software programmer in MNO Limited at a salary of 35,000 per month. She is however not qualified for the job. वो qualified नहीं जॉब के लिए। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की जॉब कर रही है और क्वालिफाइड भी नहीं है उसके लिए। ठीक है। द अदर इनकम ऑफ मिस्टर अरुण एंड मिसिस अनामिका इतनी है। मिस्टर अरुण की 7,30,000 है और मिसिस अदर इनकम है ये 4,20,000 रिस्पेक्टली। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अरुण एंड मिसिस अनामिका फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। विल योर आंसर डिफरेंट? मिसिस अनामिका इज क्वालिफाइड जॉब। ओके 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 ओके। तो 4,20,000 है। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइड नहीं है ये, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है और उसको 35,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है तो उसको 35,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है तो क्या होना चाहिए? उसको 35,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है क्वालिफाइड भी नहीं है। अगर मेरा आंसर क्या होता अगर वो क्वालिफाइड होती तो अगर मैं देखूं तो क्या होना चाहिए? ये जो उसको 35,000 रुपये की सैलरी मिल रही है ये इसके में उसके हस्बैंड में क्लब जानी चाहिए जो 4,20 की है। वो तो ठीक है अपनी कर रही है जो इनकम होगी तो इसके में क्लब हो जाएगी। तो 35,000 इंटू 12 कोई डेट दे नहीं तक कि भैया इस दिन ही ज्वाइन करा, ठीक है, पूरे 12 महीने। द अदर इनकम जो सेम ही कर रखी है प्लस 7,30 तो इसकी इनकम हो जाएगी 11,15,000। 11,50,000 माइनस ये 50 कर देंगे 11 बन जाएगी। ओके 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 ओके। मिस्टर अरुण होल्ड 55% ऑफ वोटिंग पावर इन MNO लिमिटेड। दैट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसका कंपनी में। उसकी वाइफ वर्किंग सेम कंपनी में विदाउट एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द सेम। दस बाय वर्च्यू ऑफ क्लबिंग प्रोविजन, अगर हम क्लबिंग प्रोविजन को देखें तो सैलरी रिसीव मिसिस अनामिका वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अरुण।
तो भैया लो, हम जो बोल रहे थे वही, बट मेरे को लॉजिक नहीं मिल रहा कि क्लब क्यों करेगा। इसने बोला विदाउट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इसलिए, ठीक है। 4 20 50 के 370 और अदर इनकम 730। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अबे रेंट के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए ना, उसको प्रॉपर्टी लेके दे दो। तो आप इसमें भी वैसे ही कर सकते हो, क्या दिक्कत है। तो द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसिस अनामिका इज 4,20,000। इफ मिसिस अनामिका possess द क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब देन द क्लबिंग प्रोविजन अप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अरुण 7,30,000 अदर इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम मिसिस अनामिका सैलरी 435 माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर 16 है, और अदर इनकम 420 तो 790 की इनकम हो जाएगी टोटल। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। मिस्टर बीनू होल्ड करते हैं 33% वोटिंग पावर इन यमुना लिमिटेड। मिस्टर बीनू होल्ड करते हैं। तो मिसिस बबीता is working as accountant in Yamuna Limited, getting income from salary computed 3,60,000 without any qualification in accountancy. Mr. Binu also receives 32,000 as interest on securities. Mrs. Babita owns a house property which she has let out, जिसको उन्होंने let out कर दिया। एक मिनट 3,60,000 उसको सैलरी मिलती है, उसकी कोई क्या है, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसकी अकाउंटेंसी में। मिस्टर बीनू, अच्छा, मिस्टर बीनू ऑल्सो रिसीव 32,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है। भैया मिसेस बबीता है, ओन्स करती है हाउस प्रॉपर्टी विच शी हैज़ लेट आउट, जिसको उन्होंने लेट आउट करा है, ठीक है। मिसेस बबीता के पास हाउस प्रॉपर्टी है विच शी लेट आउट। रेंट रिसीव फ्रॉम द टेनेंट्स इज 6500 रुपये पर मंथ। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम मिसेस बीनू एंड बबीता। तो देखो, तो इसकी इनकम तो सही यही होगी, 6500 इंटू 12 माइनस 30%, 54,600 इसकी हो जाएगी। और जो इसको सैलरी मिल रही है इसको हम क्लब कर देंगे 3,60,000 प्लस 32,000, ये हो जाएगी 3,92,000 इसकी हो जाएगी, और इसकी 54,600। ये क्वेश्चन भी सॉल्व, कोई दिक्कत ना मुन्ना ना, ऐसी गलती कभी ना हो भाई साहब। सिर्फ 12 ही क्वेश्चन है, सिर्फ 12 क्वेश्चन। जो मिसेस कोमल है, इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ओके ऑलराइट। मिसेस कोमल है जिन्होंने ट्रांसफ़र करी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू टीपीएस कंपनी लिमिटेड को। मिसेस कोमल ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी कंपनी को, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट आउट ऑफ द रेंटल इनकम ऑफ सम ऑफ 42,000 पर मंथ शैल बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ हर सन्स वाइफ। एक मिनट। मिसेस कोमल ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है कंपनी को, एक कंडीशन के साथ जो रेंटल की इनकम होगी सम ऑफ 42,000 पर मंथ पे शैल बी यूटिलाइज करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ हर सन्स वाइफ, सन की वाइफ के लिए, ठीक है। मिसेस कोमल क्लेम दैट द अमाउंट ऑफ 42,000 यूटिलाइज बाय हर सन्स वाइफ should not be included in her total income as she is no longer own the property. Explain with reason whether the contention of Mrs. Komal is valid in law. भैया वो कह रही कि मैंने ट्रांसफ़र कर दी, बट जो रेंट आएगा हम उसकी वाइफ के लिए यूज़ करेंगे, और वो कह रही है हम ओनर नहीं हैं उसे। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी तो रेंट कैसे आ रहा है? भाई बेच दी मैंने तो रेंट कहाँ से आएगा? मैंने ट्रांसफ़र कर दी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी को, सब्जेक्ट टू कंडीशन के साथ आउट ऑफ द रेंटल इनकम। अब रेंटल इनकम कहाँ से आ रही है जब प्रॉपर्टी बेच दी? तो पहली बात ये है,
पहली बात ये है, अगर मैंने प्रॉपर्टी बेच दी तो रेंटल इनकम आ कहाँ से रही है। अब जो 42,000 आ रहे हैं उसको यूटिलाइज कर रही है बेनिफिट अपने बहू के लिए। तो वो क्लेम कह रही है जो 42,000 है यूटिलाइज कर रहे हैं हम अपनी बहू के लिए, तो मेरी इनकम में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? कह रही है कि टोटल इनकम नो लॉन्गर ओन द प्रॉपर्टी, वो अब प्रॉपर्टी की ओनर ही नहीं है। एग्जामिन विद द रीजन। द क्लबिंग प्रोविजन ऑफ 64(1) अट्रैक्ट हो जाएगा इन केस ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदरवाइज एन एडुकेट कंसिडरेशन। आपने एडुकेट कंसिडरेशन नहीं लिया और आपने क्या करा ट्रांसफ़र कर दी कोई एसेट, आपने कोई ट्रांसफ़र कर दी एसेट और आपने एडुकेट कंसिडरेशन नहीं लिया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा कंसिडरेशन। एडुकेट किसी भी पर्सन को टू द एक्सटेंट ऑफ विच द इनकम फ्रॉम सच एसेट इज इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ टू द एक्सटेंट, उतना जो आपको क्या मिल रहा है, इनकम हो रही है उस एसेट से। आपने एक तो ट्रांसफ़र करा इनएडुकेट कंसिडरेशन पे, अदर देन एडुकेट कंसिडरेशन पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम इसमें क्लब कर देंगे अगर टू द एक्सटेंट जो इनकम आ रही होगी फ्रॉम सच एसेट से इमीडिएट डेफर्ड, भले ही अभी आ रही हो या तो डेफर्ड बेनिफिट मिलेगा आपको सच वाइफ को, तो सच इनकम शैल बी क्लब्ड इन द कंपेटिंग टोटल इनकम ट्रांसफर इंडिविजुअल, ट्रांसफर इंडिविजुअल के इनकम में क्लब होगी। तो देयरफॉर द 42,000 मीन द बेनिफिट ऑफ डॉटर इन लॉ इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर दैट इज मिसिस कोमल इन दिस केस, हैंस द कंटेंशन ऑफ मिसिस नॉट वैलिड इन लॉ। समझ में आया क्या? आपने ट्रांसफ़र तो कर दी इन एडुकेट कंसिडरेशन पे, आप बोल रहे हो हमें 42,000 देते रहना, हम उसमें लगाएंगे और वो कह रही है कि हम अपनी बहू के लिए यूज़ कर रहे तो हमारी इनकम निकल, क्योंकि मैं ओनर नहीं हूँ। आपने इन अदर देन एडुकेट कंसिडरेशन में ट्रांसफ़र करा है, तो क्लबिंग का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा और जो ट्रांसफर है, जो इनकम आएगी वहाँ से टू द एक्सटेंट इनकम फ्रॉम सच ट्रांसफर्ड एसेट टू द एक्सटेंट शेल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड। कौन से हेड में चार्जेबल होगी ये? टैक्सेबल इनकम रिस्पेक्ट अदर सोर्स में जाएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम आ जाएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम हेड पे डिपेंड करता है, तो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। ओके, अब मिस्टर अरविंद, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। मिस्टर अरविंद है, उसके 3 माइनर चिल्ड्रन हैं, 2 ट्विन डॉटर है एंड 1 सन है, 2 ट्विन डॉटर एंड 1 सन, ठीक है। इनकम ऑफ ट्विन डॉटर 2,500 रुपये पर एनम है ईच, एंड दैट सन 1,200 रुपये पर एनम, ठीक है। कंप्यूट द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर। इसमें 10 कौन सा है एग्जाम्पशन का, टोटल 1032, 1,500 इंटू 2 3 और 250 2,000 ये, और 1,200 पूरा का पूरा ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा, सिर्फ 2,000 ही इंक्लूड होगी उसके में। समझ में आया? 2 बच्चियाँ हैं उसकी जो 15 नहीं, हाँ 2,500 कमाती है हर साल में, और एक लड़का है जो 1,200 रुपये कमाता है। तो 1032 में ही आपको 1,500 मिल जाता है एक साल में एक बच्चे के लिए। तो 1,500 इंटू 2 3,000 हो गया, उन दोनों ने कमाया 5,000, तो 3,000 माइनस 2,000 बचा, और बंदा वो 15,000 से कम ही कमा रहा है, मतलब 1,200 कमा रहा है, तो 1200 माइनस 1,200 हो जाएगा, तो सिर्फ 2,000 पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 है, ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खिचड़ी हो रखी है, तो एक बार ध्यान देना इस पर, ठीक है। मिस्टर मदन ने गिफ्ट करी है सम ऑफ 6.5 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ। किसको दिए? ब्रदर्स वाइफ को। मदन है भाई साहब, मदन, यहाँ पे वाइफ दे दी और ये है ब्रदर। कितनी दे दी? 6.5 लाख, ठीक है, 6.5 लाख दे दी।
टू हिज ब्रदर्स वाइफ 14/6। अब ध्यान रखना 14/6 डेट यहाँ पे दी हुई है, तो डेट का कुछ ना कुछ लफड़ा होता है, तो हमेशा ये भूल जाता है कि इसमें डेट को इग्नोर मार देता है। तेरा मे 22 में भी तूने डेट को इग्नोर मार दिया था, जिसमें से तेरे 4 नंबर गए थे कि गुडविल का क्वेश्चन था, प्रोफेशनल एथिक्स का। और तूने यहाँ एफआर में भी उसी टाइम तूने एक क्वेश्चन की गलती कर दी, तूने डेट इग्नोर मार दी, तो वहाँ भी तेरे नंबर चले गए, वरना एग्जाम्पशन आ जाती, वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। समझ रहे हो? देख रहा हूँ मैं। ठीक है, उसने 6.5 लाख अपनी वाइफ को दिए ऑन 14/6/21 को, 14/6/21 को अपनी वाइफ को दिए। ठीक है, ऑन 12/7/21 को, मतलब कि जिस एक महीने भी नहीं हुए, अगले महीने उसके ब्रदर ने गिफ्ट कर दिया 5.2 लाख। उसके ब्रदर ने गिफ्ट कर दिया 5.2 लाख। किसको दिया? मदन वाइफ को। लो, मदन की वाइफ को दे दिया। द गिफ्ट अमाउंट वर इन्वेस्टेड एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक बाय मिसिस मदन। मिसिस मदन ने डिपॉजिट कर दिया इन वाइफ ऑफ मिस्टर मदर्स ब्रदर 1/8 को, 1/8/21। तो 8 9 10 11 12 1 2 3, 8 9 10 11 12 1 2 3, सॉरी 1 8 9 10 11 12 1 2 3, 9% पे। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मदर एंड ब्रदर। ठीक है, जो 6.5 का इंटरेस्ट है, 6.5 लाख इंटू 8% इंटू 10, तो 8 9 10 11 12 1 2 3, तो 8 महीने इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, तो 34,666, 34,667 ये उसके ब्रदर्स की, जो वाइफ को उसने ट्रांसफ़र करे उसके ब्रदर्स में इंक्लूड हो जाएगी। अब जो उसने 5.2 लाख दिए हैं, 5.2 इंटू 8% पे 9% है। सॉरी 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 सॉरी, पकड़े ये दोनों कान क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चों की लोगे जान क्या, सॉरी सॉरी। 39,000 पूरा क्लब हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 39,000। थक्के चिकी यहाँ पे आया, इससे 39,000 आया। बट जो इसने ट्रांसफ़र करे 5.2 लाख, इस पे 9%, 10 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ 6.5 लाख इंटू 10, अरे यार 6.5 लाख इंटू 6.5 लाख इंटू 9% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे आएगा 48,750। और यहाँ पे आएगा 5,20,000 इंटू 8% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, 5,20,000 इंटू 9% इंटू 10 डिवाइड बाई 12, तो ये 39,000 आएगा। तो 39,000 ये इसके ब्रदर में क्लब होगी, और ये जो 39,000 मदन है, जो इसकी वाइफ को 48 मिला है, 48,750, ये तो उसी के हाथ में रह जाएगी। समझ गए? समझ गए कि नहीं? ख़त्म, ख़त्म क्वेश्चन है ये। जो मिसिस मदन है, इस केस में ये गिफ्ट दिया उसको, ये दिया उसको, ये नेचर ऑफ क्रॉस ट्रांजैक्शन है, ये डीम ट्रांसफर के हाथ में। और ये क्या होगा? इनकम मान लिया जाएगा फ्रॉम द एसेट्स ट्रांसफर्ड, वुड एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ डीम ट्रांसफरर। द इनकम क्या हो जाएगा? द इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर would be assessed in the hands of deemed transferor because the transfer are ultimately connected to form part of single transaction, and each transfer constitute consideration for other by being mutual or otherwise. अकॉर्डिंगली जो इनकम हुई है फ्रॉम द एसेट्स,
मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा लिखना पड़ेगा ना, लिखने के लिए मेरे पे कंटेंट नहीं रहता, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग इट। तो ये क्रॉस ट्रांसफ़र है। अकॉर्डिंगली जो इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफ़र, जो आपने एसेट ट्रांसफ़र करी, जो इनकम आ रही है वुड बी एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ डीम ट्रांसफ़र, हम उसके हैंड्स में वो एक्सेस करेंगे, बिकॉज द ट्रांसफ़र आर सो इनकम फ्रॉम दिस बिकॉज, क्योंकि जो ट्रांसफर्स है आर सो इंटीमीडिएटली कनेक्टेड टू फॉर्म पार्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन का पार्ट है। ईच ट्रांसफर कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन फ्रॉम म्यूचुअल अदरवाइज, ये दो ट्रांजैक्शन आर इंटरकनेक्टेड है। इनकम हुई है जो ऐसे ट्रांसफ़र करी है उसने इनकम ट्रांसफर के हाथ में डीम कर देंगे। अगर दो ट्रांजैक्शन है इंटरकनेक्टेड है और पार्ट सेम ट्रांजैक्शन, तो टैक्स इवेट करने के लिए किया तो क्लबिंग प्रोविज़न अट्रैक्ट हो जाएगा। ये दो ट्रांजैक्शन है एंड ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इन सच अ वे दैट कैन बी सेड इन द सर्कमस्टिशियस मेथड, अवॉइड कर रहे हो आप टैक्स, तो द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजन वुड अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। और इट वाज सो हेल अपेक्स कोर्ट सी आई टी वर्सेस केशव जी महाराजा, केशव जी मुरारी जी, केशव जी मुरारी जी, केशव जी मुरारी जी, अब ये केस ला याद हो जाना चाहिए, केशव जी मुरारी जी, सी.आई.टी वर्सेस केशव जी मुरारी जी के साथ ऐसा किया था इन्होंने। तो अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट इनकम होगी टू मदर से in the form of interest on fixed deposit would be included in the total income of Mr. Madan, and interest income arising in the hands of his brother wife would be taxable in the hands of Mr. Madan's brother as per section 64 to extent of amount of gross transfer 5.2 lakh. This is because both Mr. Madan and his brother indirect transfer of the income to their respective spouses with the intention to reduce their burden of taxation. However, the interest income earned by his spouse, जो interest income earn करी है उसकी spouse ने 5.2 lakh would alone include in the hands of Madan's brothers and not the interest income entire fixed deposit 6.5 lakh, since the cross transfer only 5.2 lakh। ठीक है, सिर्फ 5.2 लाख का क्रॉस ट्रांसफ़र था तो इसलिए सिर्फ 5.2 लाख का जो इंटरेस्ट होगा वही क्लब होगा उसकी ब्रदर्स की वाइफ में, और बाकी वो उसी के हैंड्स में क्लब्ड होगा। दैट्स इट, ख़त्म, इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मिस्टर रवि गिफ्टेड हिज ओनली हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। मिस्टर रवि ने गिफ्ट कर दिया हिज ओनली हाउस प्रॉपर्टी, एक ही हाउस प्रॉपर्टी थी, अपनी वाइफ को दे दिया। तो मिसिस रवि जो थी एंड हिज मैरिड डॉटर मिसिस दिव्या, द असेसिंग ऑफिसर हैज सर्व्ड अ नोटिस टू हिज वाइफ मिसिस रवि एंड हिज मैरिड डॉटर। अच्छा, मैरिड डॉटर को भी दिया, और जो असेसिंग ऑफिसर है उसने एक नोटिस सर्व किया डिमांड करते हुए मिस्टर रवि से फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इनकम ड्राइव फ्रॉम द सेड हाउस प्रॉपर्टी, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द असेसिंग ऑफिसर एक्शन। आप बताओ, मैंने अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया, तो देखो अब ये तो ट्रांसफ़र किया है मैं रिलेटिव को, तो यहाँ पे ये वाला प्रोविज़न तो नहीं लगेगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया अदर सोर्स में आप लगा दोगे टैक्स। ठीक है, ठीक है। अब बात आई जो रेंट की इनकम आएगी, तो हम इसे 64 में टैक्सेबल कर देंगे, क्योंकि आपने जो ट्रांसफ़र किया है अवॉइड टैक्स करने के लिए किया है।
अभी तो इतनी देर से पढ़ते हो भैया, इतना नहीं समझ आया क्या? अब देखो, ये अदर सोर्स में तो टैक्सेबल होनी नहीं है, तो ऐसा करो इसी में टैक्सेबल, ठीक, इसी में टैक्सेबल कर दो, इसी में टैक्सेबल कर दो, इसी में टैक्सेबल कर दो। तो ये तो ट्रांसफ़र आपने ट्रांसफ़र करा अदरवाइज दैन इन एडिकेट कंसिडरेशन, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी स्पाउस को, नॉट बीइंग ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट लिव अपार्ट, अलग अलग रहने के लिए आपने ट्रांसफ़र नहीं करा, और टू माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग मैरिड डॉटर, माइनर चाइल्ड ना मैरिड डॉटर को नहीं करा, तो डीम टू द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हम ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मान लेंगे आपको। सो जो आपने ट्रांसफ़र करा, अब सुनो, आपने ट्रांसफ़र करा अदरवाइज दैन बाय इनएडिकेट कंसिडरेशन, अदरवाइज दैन बाय एडिकेट कंसिडरेशन से करा, तो हम इसको क्या मान लेंगे, एनी हाउस प्रॉपर्टी की, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस को नॉट बीइंग अ ट्रांसफ़र, ये क्या है, ये ट्रांसफ़र नहीं है इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, कि भैया आप अलग अलग रहने के लिए बोल रहे हो, तो आप तब आपने ट्रांसफ़र करा है, और टू माइनर चाइल्ड को करा है बट वो मैरिड नहीं है, मैरिड डॉटर नहीं है, माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग मैरिड डॉटर शैल बी डीम्ड, तो हम मान लेंगे डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आप डीम्ड ओनर बन जाओगे ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सो ट्रांसफ़र। तो जो रवि इन दिस केस में डीम्ड ओनर है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हिज वाइफ, जो उसी अपनी वाइफ को जो ट्रांसफ़र करी है उतने ही हिस्से के लिए वो डीम्ड ओनर है। मिस्टर रवि विदाउट कंसिडरेशन, मिसिस रवि को जो करा विदाउट कंसिडरेशन, एंड नॉट फॉर द शेयर, not for the shares of the house property transferred to his married daughter Mrs. दिव्या। अबे ऐसे तो प्लान तो बेकार हो जाएगा ना। क्या प्लान है? प्लान ये है कि मान लो आई हैव वाइफ, ठीक है, मेरी वाइफ है, मैंने सोचा प्रॉपर्टी में थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, अच्छा मेरे पे प्रॉपर्टी होगी तो ट्रांसफ़र करूँगा, मेरे पे प्रॉपर्टी ही नहीं है, चलो मेरे पे प्रॉपर्टी है, मैंने अगर ट्रांसफ़र करा इसको तो हम डीम्ड ओनर मान लिए जाएंगे और ये मेरे में ही क्लब होगी, और मेरे पे प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने अपनी वाइफ के नाम पे लिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये उसकी वाइफ पे ही होगा, तो ये काम बन सकता है। बट आप वैसे करोगे, मतलब कि आपके पास प्रॉपर्टी है और आप जहाँ वो वहाँ से रेंट आ रहा है तो उसके लिए ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आपके में ही क्लब हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब इसने किसको करा, अपनी डॉटर को करा जो मैरिड है, तो उतना क्लब नहीं होगा क्योंकि वो मैरिड है। विदाउट कंसिडरेशन करा है तो नॉट फॉर द शेयर द हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हिज मैरिड डॉटर मिसिस दिव्या। सिंस मिस्टर रवि डीम्ड ऑनर है, मिस्टर रवि क्या है, डीम्ड ऑनर है हाउस प्रॉपर्टी के, जो उसने अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र करा था विदाउट कंसिडरेशन, जो इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी से वो जो उसकी वाइफ को मिलेगी एट्रीब्यूटेबल टू द शेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हिज वाइफ विदाउट कंसिडरेशन वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हालांकि सेक्शन 65 क्या कहता है, द नोटिस ऑफ डिमांड सर्व ऑन मिस्टर रवि मिसिस रवि, द नोटिस डिमांड कैन बी सर्व, क्या कह रहा है, नोटिस ऑफ डिमांड कैन बी सर्व टू मिसिस रवि फॉर पेमेंट ऑफ दैट पोर्शन लेवीड ऑन मिस्टर attributable to the income derived by virtue of section 20 from the share of house property transferred to Mrs. Ravi and standing in her name। ठीक है, हालांकि जो इनकम ड्राफ्ट हुई है हाउस प्रॉपर्टी से एट्रीब्यूटेबल टू है
हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू मैरिड डॉटर विदाउट कंसिडरेशन वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डॉटर, उसकी डॉटर के हाथ में टैक्सेबल होगा भले ही विदाउट कंसिडरेशन की ना, तो सच इनकम would not be taxable in the hands of Mr. Ravi, और Mr. Ravi will not responsible for the payment of attributable aforesaid shares of income daughter from house property। तो जो इनकम असेसिंग जो एक्शन लिया असेसिंग ऑफिसर में वो वैलिड इन लॉ नहीं है, ठीक है। वाइफ को करा तो वो डीम्ड ऑनर उसका बन जाएगा, तो जो प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो उसके हैंड्स में क्लब्स हो जाएगी, और जो उसने अपनी मैरिड डॉटर को करा उसकी जो इनकम होगी वहाँ से जो इनकम आएगी वो क्लब नहीं होगी, और जो एक्शन लिया है किसने असेसिंग ऑफिसर ने वो इनकरेक्ट है, नॉट वैलिड इन लॉ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर ए गिफ्टेड अ प्रॉपर्टी वैल्यूड 50 लाख टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया विदाउट कंसिडरेशन अदर देन इन एडिकेस कंडीशन, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया तो हम डीम ओनरशिप मान लेंगे आपको, और ये इनकम क्लब हो जाएगी आपके हैंड्स में। बट आपने इसलिए ना ट्रांसफ़र करी हो कि लिव अ पार्ट के लिए, और इसलिए ना ट्रांसफ़र करी हो आपने कि मैरिड डॉटर, नॉट बीइंग मैरिड डॉटर, ठीक है। मिसिस बी हैं अपनी वाइफ को, मिसिस बी हु इन टर्न हैज़ गिफ्टेड द सेम टू मिसिस सी देयर डॉटर इन लॉ। अरे भाई साहब यहाँ पे लोचा है। मिस्टर ए है, उसने गिफ्ट करा वैल्यूड 50 लाख का अपनी वाइफ को अपनी गिफ्ट करा, ठीक है। अब यहाँ पे मिसिस बी है जो इन टर्न हैज़ गिफ्टेड बट मिसिस बी क्यों बोल रहा है ये, और किसी की वाइफ, मिसिस बी हु इन टर्न में हैज़ गिफ्टेड द सेम टू मिसिस सी देयर डॉटर इन लॉ, ठीक है। द हाउस वॉज लेट आउट एट 25,000 रुपये पर मंथ थ्रू आउट द ईयर, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसिस सी, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द सेड प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू हिज सन जो है हस्बैंड ऑफ मिसेस सी। अरे यार ये क्वेश्चन समझ आया, इसमें ये क्या समझा रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। जो मिस्टर ए है उसने गिफ्ट कर दी हाउस प्रॉपर्टी 50 लाख की टू अपनी वाइफ को कर दी। अब जो मिसिस बी हैं, अब मिसिस बी पता नहीं कौन है, उसके बदले में गिफ्ट कर दिया सेम टू मिसिस सी को। मिसिस बी हु इन टर्न हैज़ गिफ्टेड द सेम टू मिसिस सी जो है डॉटर इन लॉ, मतलब उसकी बहू है। तो मतलब एक मिनट, अब मैं तुक्का तो नहीं मार सकता कि ये इसका रिलेशन इससे होगा, ये इसका रिलेशन इससे होगा। ओके, क्या है ये? द हाउस वॉज लेट आउट एट 25,000 पर मंथ थ्रू आउट द, कंप्यूट द टोटल इनकम मिस्टर ए एंड मिसिस सी। एंड मिसिस सी, मिस्टर और ए, चलो मिस्टर ए की तो हम बता देते हैं कि अब एक ही प्रॉपर्टी है क्या। मिसिस बी हु इन टर्न हैज़ गिफ्टेड, ऐसा तो नहीं, देखो ऐसा भी हो सकता है मैंने अपनी वाइफ को दिया, अब मेरी वाइफ की जो मम्मी है उसने अपनी बहू को दे दिया, राइट, बहू को ही दिया है। यहाँ पे रिलेशन तो मेंशन नहीं है। विल योर आंसर डिफरेंट द सेड प्रॉपर्टी वाज गिफ्टेड टू हिज सन हस्बैंड ऑफ मिसिस सी। भाई साहब लेट्स सी, ये तो पढ़ना पड़ेगा भाई।
ख़त्म है, बस ख़त्म यूँ ही। ठीक है। एज पर 27 मतलब डीम्ड ओनर होता है एक इंडिविजुअल है जिसने ट्रांसफ़र करी अदरवाइज दैन एडुकेट कंसिडरेशन से कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस को नॉट बीइंग ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, इस वजह से ट्रांसफ़र नहीं करी तो इन कनेक्शन विद लिव अपार्ट शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर, जो उसने ट्रांसफ़र करी उनको क्या मान लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी मान लेंगे। इसीलिए इन दिस केस में मिस्टर ए क्या है, डीम्ड ओनर है, डीम्ड ओनर मान लेंगे ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हिज वाइफ मिसिस बी विदाउट कंसिडरेशन। उसने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ मिसिस बी विदाउट कंसिडरेशन एज पर 64(1)(6) जो इनकम अराइज हुई सन्स वाइफ, इनकम अराइजिंग टू द सन्स वाइफ, सन्स की वाइफ को फ्रॉम द एसेट ट्रांसफ़र। मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सन्स डॉटर इन लॉ ट्रांसफर डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू हर by individual otherwise than adequate consideration would be included in the total income of such individual। तो इनकम जो आएगी लेट आउट प्रॉपर्टी से 2,10,000 माइनस 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इन दिस केस 2,10,000 लेट आउट प्रॉपर्टी अराइजिंग टू मिस्टर सी मिसिस सी बीइंग मिस्टर ए इज अ सन ऑफ, मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए का सन्स वाइफ, मिस्टर ए का सन का वाइफ वुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए का सन का वाइफ। अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ 27(1) एंड द सेक्शन 64 द सच इनकम वुड बी देयरफॉर नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिसिस सी। तो मिसिस सी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ मिस्टर ए के हाथ में होगा। ओके लेट्स मी चेक दिस, एक मिनट रुको थोड़ा क्लियर करने दो। ये सास बहू का ही केस चल रहा है जैसा इसमें दिख रहा है। मैंने गिफ्ट करी अपनी वाइफ को, अब जो मिसिस बी हैं हु इन टर्न गिफ्टेड द सेम टू मिसिस सी द डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पे मिसिस ए लिखना था ना इसको, अगर ये मिसिस ए लिखता काम बन जाता। पहले इसने अपनी वाइफ को दिया, वो वाइफ ने क्या करा अपनी बहू को दे दिया, अल्टीमेटली सी पे तो पहुंच गई बट वो उसके हाथ में क्लब नहीं होगी क्योंकि इनएडिकेट कंसिडरेशन है, अदरवाइज देन एडिकेट कंसिडरेशन है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफर करी इंडिविजुअल अदरवाइज देन एडिकेट कंसिडरेशन वुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम सच इंडिविजुअल। अब वो प्रॉपर्टी भी उसकी नहीं है, उसको भी मिली थी, तो अल्टीमेटली जाएगा कहाँ पे, मिस्टर ए पे पहुँच जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ 2,10,000। तो मिस्टर ए का सन का वाइफ, मिस्टर ए का सन का वाइफ वुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। तो अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ 27 को हम सेक्शन 60 तो सच इनकम देयर इज नॉट टैक्सेबल, मिसिस सी के आदमी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो मतलब ये यही सीन है, ठीक है। अब इन केस ऑफ प्रॉपर्टी was gifted to Mr. A. अब क्या है, will your answer different if the said property was gifted to his son, husband of Mrs. C। तो अपने सन को देता तो क्या फ़र्क पड़ता, क्या फ़र्क पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सन तो इसका रिलेशन 56-10 तो लगना नहीं है क्योंकि वो रिलेटिव में आ जाएगा, और इनएडिकेट का जो इनकम आएगी वो वहाँ से टैक्सेबल हो जाएगी। इन केस प्रॉपर्टी वाज गिफ्टेड टू मिस्टर ए का सन द क्लबिंग प्रोविजन 67 वुड नॉट बी अप्लाई सिंस द सन इज नॉट अ माइनर चाइल्ड। सन क्या है, माइनर चाइल्ड नहीं है। देयरफॉर द इनकम 2,10,000 फ्रॉम लेटिंग आउट द प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू सन वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द सन। ये क्या सीन है भाई साहब, आपने अभी तो हम तो यही करते हुए आर्थिक क्लब कर दे रहे थे आप क्या अदर देन एडिकेट कंसिडरेशन से आप ट्रांसफ़र करते हो प्रॉपर्टी को नॉट बीइंग ट्रांसफ़र फॉर लिव अपार्ट इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट और माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग मैरिड डॉटर नहीं है।
आपने इसकी बात ही नहीं करी कि वो इंडिविजुअल क्या होगा, माइनर होगा, मेजर होगा। टू अ माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग मैरिड डॉटर। अच्छा, माइनर चाइल्ड को कर रहे हो, लिखा हुआ था, आप माइनर चाइल्ड को नहीं कर रहे, मतलब माइनर चाइल्ड को करोगे। टू अ माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग मैरिड डॉटर, भले ही वो माइनर क्यों ना हो, मतलब सही है। इट में बी नोटेड दैट प्रोविजन 56 वुड नॉट बी अट्रैक्टेड, 56 to 10 नहीं लगेगा क्योंकि इन द हैंड्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इन द हाउस प्रॉपर्टी ईच फॉर्म ऑफ रिलेटिव तो इंडिविजुअल, इसीलिए जो स्टैम्प ड्यूटी है प्रॉपर्टी की ये चार्जेबल नहीं होगी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिपेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इवन दो द प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड बाय अदर्स विदाउट कंसिडरेशन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 डायरेक्टली इंक्लूड इन द टोटल 2,10,000 arising to Mr. C in the hands of Mr. A without applying the provision of section 26 deemed to Mr. A as owner of the house property transferred to Miss wife of B without consideration. Since the 64 speaks about the clubbing income arising from son's wife from indirect transfer assets to her by her husband's parents without connection, गिफ्ट। ओके ये क्वेश्चन आगे गया मुझसे। हाँ भाई साहब बड़ी नींद आ रही है, क्या बात है। अब क्वेश्चन 10 करते हैं। जो मिस्टर कुरानी है, मिस्टर कुरानी, ठीक है, उन्होंने ट्रांसफ़र करे 2,000 डिवेंचर 100 रुपये ईच और वाइल्ड फॉरेक्स के टू हिज वाइफ को। रेखा कुरानी अपनी वाइफ को करे, रेखा कुरानी को 3/10/2020 को 2,000 डिवेंचर आपने ट्रांसफ़र करे और रिलेटिव है, चलो वो टैक्स तो नहीं लगा 56 to 10 में, भले ही विदाउट कंसिडरेशन हो, फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो द कंपनी पेड इंटरेस्ट 30,000 इन सितंबर 21 विच वॉज डिपॉजिट बाय मिसिस कुरानी विद करतार फाइनेंस कंपनी इन अक्टूबर 21। करतार फाइनेंस कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑफ 3,000 अप टू मार्च 22 तक। हाउ वुड यू बोर्ड इंटरेस्ट, आपने क्या करा है, कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करी है, एसेट ट्रांसफ़र करी है जो अदर देन एडिकेट कंसिडरेशन है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम एसेट ट्रांसफ़र विदाउट एडिकेट, आपने अब यहाँ पे बोल रहा था ट्रांसफ़र अदरवाइज एन एडिकेट कर दी, यानी इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र एनी हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बोल रहा है इनकम, सीधा इनकम पे आ गया, जो इनकम अराइज हुई है फ्रॉम एसेट जो ट्रांसफ़र करी है आपने विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन बाय एन इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस इज लायबल टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। तो इट में बी नोटेड दैट जो वहाँ से जो इंटरेस्ट मिला है वो क्लब होगा और जो बैंक से इंटरेस्ट मिला है वो क्लब नहीं होगा। इट में बी नोटेड दैट द इनकम ऑफ एसेट ट्रांसफर क्लब बट इफ देयर इज accretion of the asset, any further income derived from such accretion should not be clubbed। therefore जो अप्लाई कर रहे हैं हम प्रोविजन 64 30,000 और जो इंटरेस्ट है वो received by Mrs. रेखा कुरानी in September 2020 will be clubbed with the income of Mr. Kurani since he has transferred the debenture of the company without consideration to her October 2020। However, the interest of 3,000 up to March earned by Mrs. Rekha Kurani on the interest or debenture deposited by Kartar Finance Bank is taxable in the hands of the capacity not clubbed income of Mr. Kurani। Mr. Kurani 3,000 जो इंटरेस्ट मिला, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 11, मिस्टर रोज आउट ऑफ हिज ओन फंड, मिस्टर रोज उसने अपने फंड से क्या कर लिया, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया 10 लाख का, बियरिंग इंटरेस्ट 10% पेबल हाफ ईयरली इन द नेम ऑफ हिज वाइफ लिली। वाह जी वाह, ठीक है। द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला, बिल्कुल सही बात है। वॉज इन्वेस्टेड बाय मिसिस लिली इन द बिजनेस पैक्ड स्पाइसेस विच रिजल्ट इन अ नेट प्रॉफिट 55,000 फॉर द ईयर एंडेड। हाउ शेल इंटरेस्ट FDR एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्सेज इन द, ओके ये भी सेम वही प्रोविज़न लगेगा। अगर आपने क्या करा है, कोई भी इनकम ड्राइव होती है स्पाइसेस, जो स्पाइसेस से इनकम आ रही है वो क्लब नहीं होगी और जो FDR से इंटरेस्ट मिला है वो क्लब हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म, इतना ही है इसमें। बट
अब एक्सप्लेन कैसे करोगे, बताओगे कैसे? मुद्दा तो ये पेपर में लिख के नहीं आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पता सब है भाई साहब, पेपर में लिखोगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपको पता है। बट तुझे पता है कि मुझे पता है, बट उसको नहीं पता चलेगा कि तुझे पता है जब तक तू लिखेगा नहीं। तो अल्टीमेटली अगर किसी को बताना है कि तुझे पता है कि ये चीज़ तुझे पता है, अगर उसको पता करवानी है तुझे बताना पड़ेगा कि मुझे पता है। नहीं समझे? कोई बात नहीं। अब जो सेक्शन 64 कहता है, स्पेसिफाई दैट इनकम ड्राइव बाय द स्पाउस ऑफ एन एसएससी फ्रॉम द एसेट्स ट्रांसफर। आपने इनकम जो ड्राइव हुई है एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली इनडायरेक्टली विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन और इनहेरिटेड मिली है टू द लिव अपार्ट और इंटेंशन टू लिव अपार्ट शैल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। इंटेंशन टू लिव अपार्ट शैल बी क्लब्ड। इनकम ड्राइव्ड हुई है बाय द स्पाउस ऑफ एन एसएससी फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनकम मिली है जो एसेट्स ट्रांसफ़र करी थी। अरे यार ये पढ़ने नहीं देंगे, चलो पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर करूँगा। तो एफडीआर की जो इंटरेस्ट है वो क्लब हो जाएगी इनकम मिस्टर रोज में। और वैन मिसिस लिली जो इन्वेस्ट करा था इंटरेस्ट इनकम इन अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट देयर फ्रॉम, तो सच प्रॉफिट शेल नॉट बी क्लब्ड। ये प्रॉफिट क्लब नहीं होगा इन द इनकम बट शेल बी टैक्सेबल इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो दिस इज सो बिकॉज द इनकम फ्रॉम एक्रीशंस ट्रांसफर एसेट्स नॉट इंक्लूडेड, not club within the income of transferor. Naresh is a fashion designer having a lucrative business. His wife is a model. नरेश ने पे करा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नरेश एक फैशन डिज़ाइनर है, हैविंग ल्यूक्रेटिव बिजनेस, उसका ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। हिज वाइफ क्या है, मॉडल है। नरेश पेज हर मंथली सैलरी 10,000। द असेसिंग ऑफिसर वाइल एडमिटिंग दैट salary is an admissible deduction in computing the total income of Naresh and has applied the provision of 64 clubbed the income salary of his wife in the narration discuss। तो ल्यूक्रेटिव फैशन डिज़ाइनर है, उसने सैलरी पे करी तो भैया वो प्रोफेशन क्वालिफिकेशन है उसके पास, तो उसने अपनी सैलरी दी है, उसको दी है तो उसके भी आप पे दी होगी, तो जो इंटेंशन है उसका इनकरेक्ट है। अप्लाइंग द रेशनल ऑफ मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग, model having skill, competence and experience in her line to be considered as profession, the action of assessing officer is not correct। जो मॉडल है उसके बाद स्किल है, कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस है, तो हम इसे प्रोफेशनल कहेंगे, एज अ प्रोफेशनल। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल लेज डाउन इन मद्रास हाई कोर्ट CIT वर्सेस श्रीमती R भराती, where the interpretation in the terms of professional qualification and knowledge came to consideration as per the proviso of section 64। These would not necessarily connote qualification confirmed or recognized। जरूरी नहीं है आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिले आफ्टर एग्जामिनिंग अ कैंडिडेट हु अंडरगोन द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट और कोर्स ऑफ स्टडिंग प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल लॉ अकाउंटेंसी एक्सेट्रा। जो अकॉर्डिंगली जो क्वालिफिकेशन है मस्ट बी गिवन अ वाइड मीनिंग एज रेफरिंग द क्वालिटीज which required to be possessed by person performing the work that he does, possessed करता है work that he does, so long as that work is capable of being regarded as technical or professional, so long as that work is capable of being regarded as technical or professional। The word professional is a term capable of very broad meaning। जो क्या है प्रोफेशनल का मीनिंग है बहुत ब्रॉड है, वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन है, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन आर बीइंग प्रैक्टिस्ड विच फॉर्म अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड कैपेबल ऑफ बीइंग रिगार्डेड
एज प्रोफेशंस एज लॉन्ग दे रिक्वायर सर्टेन डिग्री ऑफ स्किल। तो जो पर्सन इसके पास स्किल एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस इन वर्क विद रिगार्डेड एज प्रोफेशनल क्वालिफाइड, तो पर्पज ऑफ सेक्शन, तो जो उसका क्या है एक्शन है वो गलत है, बस ख़त्म, सीधी बात ख़त्म। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। 12 क्वेश्चन हमने लगा दिए 1 घंटे, और 12 क्वेश्चन 60 मिनट डिवाइडेड बाय 12, 5 मिनट लगा एक क्वेश्चन में। चलो जो आते थे तो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।